तो चलिए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो थोड़ी डरावनी है। हम सब ने भूत प्रेतों की कहानियां तो सुनी ही है ना? लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम जिन डरावनी आवाजों या सायों की बात करने वाले हैं, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ एक वहम मानकर टाल देते हैं, उनके पीछे एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बेहद दर्दनाक इतिहास छुपा हुआ है। चलिए सीधे 1857 की उन अंधेरी गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बीते कल के जख्म आज भी भूत बनकर भटक रहे हैं। अब जरा इस किस्से पर गौर करते हैं। लखनऊ रेजिडेंसी में पहरा देने वाले एक मॉडर्न डे गार्ड ने बताया कि उसके कान में आकर किसी ने फुसफुसाया, हेल्प। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये उस जगह का सच है जिसने 19वीं सदी के सबसे खौफनाक खून खराबे को देखा है। पर आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसकी चीखें आज भी गूंजती हैं? इस सवाल का जवाब 1857 के उस भयानक विद्रोह की गूंज में छिपा है। इन डरावने किस्सों को समझने के लिए सबसे पहले उस दर्द को समझना होगा जो इस जमीन की मिट्टी में मिला हुआ है। 1000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। लखनऊ रेजिडेंसी के उस अहाते में लगातार 5 महीने चली एक थका देने वाली घेराबंदी में 1000 लोग मारे गए थे। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी बड़ी तादाद में मौत हुई और वो भी इतनी बुरी हालत में। नतीजा सामूहिक कब्रें और एक ऐसा मानसिक आघात जिसका कभी कोई इलाज नहीं हुआ। बिना सही अंतिम संस्कार के दफनाए गए ये लोग आज भी वहां की डरावनी कहानियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये खौफ सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित नहीं था। ये आग आगे बढ़ी और इसने पास के शहर कानपुर को अपनी चपेट में ले लिया। 1857 की उस गर्मी में हिंसा इतनी तेजी से और इतने अराजक तरीके से फैली जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जून के शुरुआती दिनों से लेकर मध्य जुलाई तक हर एक दिन मानो एक नए और भी भयानक हादसे की शुरुआत था। दोनों ही पक्षों से ऐसे ऐसे जुल्म हुए जो बिल्कुल कल्पना से परे हैं। कानपुर में हालत ये थी कि जनरल व्हीलर की ब्रिटिश सेना कच्ची मिट्टी की दीवारों के पीछे लगातार 3 हफ्तों तक फंसी रही। बाहर कड़कती धूप और अंदर भयानक बीमारियां, इस बेहाल कर देने वाली स्थिति ने लोगों का मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी और इलाहाबाद तक सुरक्षित निकलने के वादे पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये सुरक्षित निकासी एक भयानक जाल बन गई। सतीचोरा घाट पर गंगा नदी के किनारे कीचड़ में फंसी उन 40 नावों पर जैसे ही लोग सवार हो रहे थे, अचानक एक इशारा हुआ और इस एक इशारे ने पूरे घाट को खून से लाल कर दिया। वहां मौजूद ज्यादातर पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया। ये सच में इतिहास का एक बेहद काला दिन था। पर इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी आना बाकी था। कानपुर का ये आघात एक ऐसे खूनी बदले की आग में बदल गया जिसके बारे में सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। सतीचौरा घाट से बची हुई लगभग 200 महिलाओं और बच्चों को बीबी घर नाम की एक छोटी सी जगह में कैद रखा गया था। जैसे ही ब्रिटिश सेना कानपुर के पास पहुंचने लगी, तभी एक और खौफनाक आदेश दिया गया। जब वहां के आम सिपाहियों ने निहत्तों पर गोली चलाने से मना कर दिया, तो कसाईयों को बुलवाया गया। उन्होंने इन बंदियों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शवों को पास के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। जब ब्रिटिश सेना वहां पहुंची तो उनके सामने जो मंजर था वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। कुएं में मिले खून और बिखरे हुए कपड़ों को देखकर ब्रिटिश सैनिकों के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। कानपुर को याद रखो, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक ऐसी आग बन गया जिसने एक अंधाधुंध और बेहद क्रूर बदले को जन्म दिया। इस बदले की आग में स्थानीय लोगों पर जो कहर बरसा, उसमें निर्दोष और दोषी का सारा फर्क ही मिट गया। ये पूरा दौर मानो हिंसा का एक अनंत चक्र बन गया था। एक तरफ बीबी घर के खून से सने कुएं की वो दिल दहलाने वाली घटना थी और उसके ठीक जवाब में दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना द्वारा दी गई ऐसी सजाएं थी जो न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि धार्मिक रूप से भी लोगों को जलील करने के लिए बनाई गई थी। फांसी देने से पहले धर्म भ्रष्ट करना, बिना किसी सुनवाई के तुरंत मौत की सजा देना, ये दिखाता है कि उस वक्त नफरत किस हद तक पहुंच चुकी थी। इस हद पार हिंसा ने समाज को एक और अजीब तरीके से बदल दिया। यहाँ हमारा ध्यान जाता है डायन प्रथा यानी विच हंटिंग की तरफ, जिसने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने का एक नया रूप ले लिया था। 1857 की इस पूरी उथल पुथल के बीच विद्रोही नेताओं ने डायन शिकार को फिर से जिंदा कर दिया था।
लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ किसी अंधविश्वास के बारे में नहीं था। ये पावर को अपने हाथ में लेने और उन लोगों को रास्ते से हटाने का एक तरीका बन गया था जिन्हें ब्रिटिश कानून का संरक्षण मिला हुआ था। अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक बर्बर अंधविश्वासी प्रथा थी जिसे कानून बनाकर रोकना जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय विद्रोहियों के लिए ये कॉलोनियल पावर का विरोध करने और ब्रिटिश हमदर्दों को चुन चुनकर निकालने का एक जरिया बन गया था। मतलब एक अलौकिक आरोप के पीछे दरअसल एक बहुत ही रियल पॉलिटिकल जंग चल रही थी। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और सोचें कि इतने भारी मनोवैज्ञानिक जख्म जब एक समाज पर लगते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करते हैं, वहीं से जन्म होता है एक नए साहित्यिक दौर का जिसे हम इंडियन पोस्ट कॉलोनियल गॉथिक कह सकते हैं। पीढ़ियां गुजर गईं, पर वो 1857 के गहरे जख्म कभी पूरी तरह भरे नहीं। भारतीय लेखकों ने इस दर्द को एक अलग अंदाज में ढालना शुरू किया। उन्होंने पुरानी कॉलोनियल कोठियों और खंडरों की डरावनी यादों के साथ साथ स्थानीय पौराणिक कथाओं और कर्म या पुनर्जन्म जैसे हिंदू विचारों को मिलाकर एक बिल्कुल नई तरह की स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन कहानियों में जो राक्षस या भूत होते हैं वो असल में कोई चुड़ैल या आत्मा नहीं है, वो तो उस ऐतिहासिक हिंसा और अन्याय के रूपक हैं। भूत प्रेतों के बहाने ये लेखक दरअसल उन्हीं पुराने और अनसुलझे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे जिनकी हमने अभी बात की। और यही वजह है कि ये भूतिया कहानियाँ सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं है गईं, ये आज भी हमारे आसपास एक जीवंत इतिहास की तरह बसी हुई हैं। पूर्व अधिकारी परवीन तलहा की एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो बताती हैं कि इन खंडहरों में गूंजने वाली जो कहानियां हैं ना, वो कोई वेरीफाइड इतिहास नहीं है, बल्कि डर, यादों और सदियों से चली आ रही कहानी सुनाने की परंपराओं से बनी एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। एक तरह से वो 1857 की कलेक्टिव मेमोरी का ही एक रूप है। इसका एक सबसे अनोखा उदाहरण मिलता है लखनऊ के कुछ मुस्लिम घरों में, जहां जिन्नात कमरे हुआ करते थे। घर का एक खास कमरा जो जिन्नों या आत्माओं के लिए रिजर्व होता था, ताकि वो जिंदा लोगों के साथ शांति से रह सकें। ये कैसा अजीब और खूबसूरत तरीका है ना, अपने बीते हुए कल के साथ एक ही छत के नीचे समझौता करके जीने का। ये दिखाता है कि समाज अपने अधूरे और भारी अतीत से भागने के बजाय उसके साथ जीना सीख लेता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद एक सवाल जरूर मन में घूमता है, क्या ये भूत प्रेतों की कहानियां सिर्फ एक वहम है, या फिर क्या ये इतिहास का वो तरीका है जिससे वो खुद को भुलाए जाने से इनकार करता है? शायद रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली वो हर आहट दरअसल उसी अधूरे बीते कल की आवाज है जो चीख चीख कर कह रही है कि हमें भुलाना मत। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।